नमस्कार। पर्यावरण के इस लेक्चर में स्वागत है आपका। आज हम पर्यावरण, पारिस्थितिकी और भी अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में भी तब पर्यावरण और पारिस्थितिकी की चर्चा की थी। वहाँ पे चर्चा की थी कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसी तरीके से भूगोल में भी हमने बात की थी कि जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, भूगोल की भी एक शाखा है। तो इसका मतलब ये है, सभी विषय ये इस तरीके से अंतर संबंधित रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपको इनको इसी तरीके से अध्ययन करना है। आज हम मुख्यतः मुख्य पृष्ठभूमि में पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और आपको बता दें कि पर्यावरण के अंतर्गत जो पारिस्थितिकी है, इसके अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अगर सब्जेक्ट की बात करें, विषय की बात, तो पारिस्थितिकी विषय होगा, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न पर्यावरणीय जैसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो पारिस्थितिकी विषय है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। तो आप याद रखिएगा, आज हम बहुत बेहतर तरीके से पर्यावरण संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों पर आइए चर्चा करते हैं। तो पर्यावरण सबसे पहले है क्या, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पर्यावरण को सबने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। आपके जो भी आसपास दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके आसपास का पर्यावरण ही है। इसको एनवायरनमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे हमने बात की थी पारिस्थितिक तंत्र की, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसको भी आप इसी तरीके से कुछ समझ के रखिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, जो भी चारों ओर है हमारे आसपास, जो हमें प्रभावित कर रहा है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, ये भी पारिस्थितिक तंत्र है। उदाहरण के तौर पे एक महासागर का भी पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक पानी की बूंद का भी पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये पूरी पृथ्वी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। इस तरीके से जो हमारे आसपास जो चीजें हैं, इनको क्या कहेंगे, हम इसको पर्यावरण कह देंगे। हालांकि पारिस्थितिक बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन पर्यावरण अगर हम देखेंगे तो थोड़ा छोटा ही हमको नजर आएगा ये शब्द। तो पर्यावरण में क्या होते हैं, अजैविक जैविक घटक होते हैं, ये आपस में अंतरक्रिया करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण से बड़ी एक संभावना हो जाएगी, एक अवधारणा हो जाएगी पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 के अनुसार इसकी एक परिभाषा भी है। आइए इसी संरक्षण अधिनियम, जो भारत सरकार का ही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक परिभाषा हमें प्राप्त होती है, जिसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी पर्यावरण क्या करता है, कोई जीव है यहाँ पे सेंटर में, आप देख सकते हैं, आप ही हो सकते हैं, ये जीव के चारों तरफ घिरे, इसमें भौतिक तत्व भी हैं और जैविक दशाएं भी हैं। भौतिक तत्व में क्या आ जाएगा, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है और भी अन्य मंडल हैं। कुछ जैविक दशाएं कैसी हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, जीव मंडल है और भी जीव यहाँ पे निवास करते हैं। तो इस तरीके से जैविक दशाएं, उनके साथ अंतरक्रिया, जैसे कि अंतरक्रिया कैसे, आप स्थल मंडल के साथ अंतरक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं, चलते हैं, आप उसमें रहते हैं। वायुमंडल के साथ भी आप करते हैं। जो जीव है, जो जैव मंडल है, जो जीव हैं आसपास आपके, उनके साथ भी आपकी अंतरक्रिया है। तो इस तरीके से इनके साथ रहना और इनके साथ अंतरक्रिया रहना और अंतःक्रिया इसके साथ करना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पर्यावरण कहेंगे सम्मिलित रूप से। ये 1986 के अनुसार भारत सरकार के द्वारा दी गई परिभाषा है, याद रखिएगा। वैसे भी आप जानते हैं, परि प्लस आवरण इस नाम से दो शब्दों से मिलकर पर्यावरण बनता है। और परि का अर्थ क्या होता है, परि धन आवरण शब्दों से पर्यावरण की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए, इसको हम पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं और संक्षेप में, जैसे कि ये पर्यावरण हो गया। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, आप देखेंगे वायुमंडल हमें घेरे हुए है, आप देखेंगे स्थल मंडल, जल मंडल और इस तरीके से जीव मंडल। ये चारों ही मंडल होते हैं ना, जीव मंडल जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, पौधे हो जाएंगे, इसमें जंतु हो जाएंगे, जंतु में हम भी हो जाएंगे शामिल। वायुमंडल में समताप मंडल, क्षोभ मंडल हो जाएगा। आप स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, पठार हो जाएंगे। जल मंडल में हिमनद, झील, नदी, महासागर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं ये।
तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, इसी को पर्यावरण हम कहते हैं। तो पर्यावरण और उसकी अंतःक्रियाएं हैं ये, तो ये हम सब याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, तो जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्र में इसकी रचना होती है। इसके 3 संघटक होते हैं, भौतिक व जैविक संगठन जिसमें स्थल वायु जल आदि आ जाएगा, जैविक संगठन में पादप जंतु सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, और तीसरा होता है इसका सांस्कृतिक संगठक। तो 3 संगठक की हमने बात की ना पर्यावरण के 3, तो इसमें से तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक संगठक। सांस्कृतिक में क्या हो जाएगा, मानव निर्मित गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण होता है, जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे पर्यावरण को लघु और बृहत रूपों में, कई रूपों में समझाया जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो पर्यावरण को कई सारे स्तरों में समझा जा सकता है। जैसे कि अगर हम संगठक देखें, इसके भौतिक, जैविक, ऊर्जा और अन्य संगठक हो जाएंगे, विभिन्नताएं हो जाएंगी, इसमें जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, मृदा का प्रकार हो जाएगा, स्थलाकृति में परिवर्तन हो जाएगा, इसके स्तर हो जाएंगे, वृक्ष का पर्यावरण, जीवाणु का पर्यावरण, सबके अपने पर्यावरण होते हैं। तो ये पर्यावरण संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा थी जो हमने की। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं, हम वृक्ष समस्त जो जैविक तत्व हैं सबका हम पर्यावरण पे फोकस करते हैं, इस पे हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हम पर्यावरण में चर्चा करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, इसके अलावा हम प्रदूषण पे चर्चा करेंगे और भी सतत विकास लक्ष्यों पे चर्चा करेंगे और इसके प्रयासों पे चर्चा करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लेते हैं। लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। जब हम भूगोल पढ़ते हैं ना, तो हम भूगोल में स्थलमंडल और उनके अन्य परतों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्थलमंडल सबसे ऊपर पाई जाती है, फिर इसके अंदर इसके बाद मेंटल पाया जाता है, मेंटल के बाद कोर पाया जाता है, कोर, मेंटल और हम देखते हैं स्थलमंडल। इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ख्याल, सीमा, निफे, ये इस तरीके से हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। यानी स्थलमंडल में सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम और निकल और फेरस ये कोर में पाया जाता है। तो हम ये अध्ययन करते हैं, लेकिन पर्यावरण में मुख्यतः इस परत का अध्ययन करते हैं जिसमें मोटी सी परत होती है और इसमें किस तरीके से प्राणी क्रिया करते हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ये आप अंतर देख पा रहे होंगे ज्योग्राफी में यानी भूगोल में और पर्यावरण के बीच में हम क्या अध्ययन करेंगे। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, जैसे कि हमने एक और लेक्चर में बात की थी, जलमंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? पहली बात का ये सबसे बड़ा कार्बन का सिंक है। 80 से 85% कार्बन का जो अवशोषण होता है ये हमारे महासागरों में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शैवाल और ऐसे पादप पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में तो ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कार्बन का अवशोषण करते हैं और ये अपने अंदर कार्बन को समाहित करके रखते हैं सागर की तली पर। इसीलिए आजकल सागर गर्म हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ये जो कार्बन सिंक है, जो शैवाल है, जो पादप है, ये ऊपर आ गए सतह पर, उन्होंने कार्बन रिलीज कर दिया, तो इस धरती का अचानक से क्या हो जाएगा, ये धरती अचानक से 1.5 से 2 डिग्री गर्म हो जाएगी। और 1.5 से 2 डिग्री गर्म होने का मतलब है कि अभी आपके गर्मियों में तापमान कितना होता है, 48 डिग्री होता है। जब ये तापमान 50 डिग्री पहुंच पाएगा तब आप कैसे जिंदा रह पाएंगे? तो यही एक कंसर्न है। तो इसीलिए जलमंडल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, ओशन सब कुछ शामिल होता है। जहां जहां जल पाया जाता है सब जलमंडल के अंतर्गत है। एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल कह सकते हैं इसको। तो वायुमंडल में आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी पृथ्वी का। आप अगर वायुमंडल को हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है। इसको समझना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि प्रश्न बनता है यहाँ से। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 78.08% है, वैसे 78 हम नॉर्मल ले रहे हैं। ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 20.95% पाई जाती है, 20.95%। इसमें आपका आर्गन हो जाएगा
आर्गन महत्वपूर्ण गैस है, ये 0.93% हो जाएगी। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 जिसको बोलते हैं 0.036% हो जाएगी। नियोन हो जाएगी इसमें 0.002%, हीलियम हो जाएगी 0.0005%, क्रिप्टॉन हो जाएगी 0.001%। इस तरीके से हाइड्रोजन गैस भी हमारे वायुमंडल पाई जाती है, जो इसकी मात्रा कितनी है 0.0005%। तो इस तरीके से आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। और वायुमंडल एक हमारा मुख्य भाग है पर्यावरण का, क्योंकि यही इसमें ऑक्सीजन जो है ये सांस लेने में हमारी मदद करती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का चक्र देखें तो आप देखेंगे जो पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, जिसको जंतु उपयोग करते हैं। ठीक है, जंतु क्या करते हैं, हमें CO2 उत्पन्न करते हैं, जिसको पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक चक्र चलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन चक्र होता है। और ये चक्र जो है बहुत हद तक हमारी धरती को संभाले हुए है। तो इसी चक्र को बचाने के लिए हम इतना सब करते हैं, और पृथ्वी पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षित रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है, क्योंकि वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। चलिए, बायोस्फीयर में हम देखेंगे इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो जैविक तत्व है, हम इनका अध्ययन करते हैं। सब प्लांट हो जाते हैं, एनिमल हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, सब कोई जो भी जीवित पर चीजें हैं ये सब किस में आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगी बायोस्फीयर में आ जाएंगी। जैवमंडल इसको बोलेंगे हम, जैवमंडल। ठीक है, तो आइए बायोडाइवर्सिटी पर बात करते हैं, यानी जैव विविधता पर बात करते हैं। जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता इसकी चर्चा करते हैं। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता कहा जाता है। यानी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां रहती हैं, जो समुदाय रहते हैं, इनको हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक देश है, यहाँ पे एक पर्यावरण है उसका, जैसे पश्चिमी घाट का पर्यावरण है, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं उसको हम उस स्थान की जैव विविधता के रूप में जानते हैं। तो पर्यावरण में जातियां कई समुदाय में संगठित रहती हैं, एवं ये समुदाय एक पाईतंत्र में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं, यानी पाईतंत्र यानी इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में क्या होता है, कई समुदाय रहते हैं इसमें। ठीक है, और समुदाय में कई सारी जातियां रहती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बिग कैट फैमिली की बात करें तो तेंदुआ भी है, चीता भी है, इसमें टाइगर भी है। तो कई सारे समुदाय रहते हैं। तो इस तरीके से एक पाईतंत्र में पाए जाते हैं। पाईतंत्र कैसा होता है, निर्भर करता है कि उनके लिए क्या जरूरी चीजें होती हैं उसमें। तो इस तरीके से ये निर्भर होता है। इसी के आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। मापन क्या होता है, जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा, ये 3 श्रेणियों में इसका मापन किया जाता है। ये श्रेणियां जो विभाजन है, ये किसने किया था, ये विभाजन विटकर महोदय ने किया था। विटिकर महोदय ने किया था 1960 में, ये अल्फा बीटा गामा विभाजन। तो जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर, ये क्या करता है, स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। स्थानीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। जो बीटा सूचकांक होता है, ये क्या करता है, स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, ये अनुपात। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इस तरीके से गामा विविधता भी होती है, गामा। तो ये गामा क्या होता है, तो ये स्थानीय क्षेत्रीय हो गया, जबकि गामा सूचकांक जो होता है ये भूदृश्य की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है, लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 स्तर पर इसका मापन होता है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जैसे कि पारीतंत्र ए है तो इसकी विविधता की हो जाएगी अल्फा विविधता, और पारीतंत्र बी हो जाएगा, इस आप देखेंगे। और एक क्षेत्र द्वीप की गामा विविधता होती है। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर एक पूरा द्वीप है, ये पूरा द्वीप है, ठीक है, इसमें कितनी टोटल विविधता पाई जाती है, गामा हो जाएगी। स्थानीय स्तर पर कोई मतलब छोटे से भाग पे कौन सी विविधता पाई जाती है, अल्फा। और ये स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब ये एक बड़ा पार्ट हम ले लें, जैसे इसमें आप देखेंगे कई सारे जिले होंगे, नगर होंगे, कई सारे गांव होंगे, इस तरीके से पूरा ये देश होगा। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में रेमंड एवं दासमैन नाम के दो व्यक्तियों ने अपनी पुस्तक आ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में ये नाम दिया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में W.C. रोशन ने इसका प्रयोग कर दिया। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में नहीं आएंगे प्रश्न यहाँ से। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। ठीक है, यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों तथा आनुवांशिक यथा आनुवांशिक जाति समुदाय पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। ठीक है, तो ये इसके स्तर देख लेते हैं, जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें आनुवंशिक विविधता भी होती है, जीन्स की विभिन्नता यानी आनुवंशिकता के स्तर पर विविधता होती है। इसमें आप देखेंगे समुदाय और पारिस्थितिक विविधता होती है, और एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता इसमें शामिल होती है, और जाति विविधता होती है यानी जातियां कौन कौन सी हैं। तो ये विविधता के पहलू होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 22 मई को हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस ही मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। तो ये जो जैव विविधता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। शुरुआत में तो जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे इनकी चर्चा नहीं की जाती थी, लेकिन 1962 के आसपास जब रेचल कार्सन की पुस्तक आई द साइलेंट स्प्रिंग, इसके बाद पर्यावरणीय मुद्दों पर बातचीत शुरू हुई, इसके बारे में प्रयास शुरू हुए। आखिरकार जब पता चला कि हम जैव विविधता को नष्ट करते जा रहे हैं, तो 1992 में CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी आया संयुक्त राष्ट्र के तहत। तो तब से जैव विविधता को लेकर काफी कार्य किए जा रहे हैं जो जैव विविधता संबंधित बचाव में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ देश क्या होते हैं 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी प्रभावी हुआ था। 1992 का कन्वेंशन था, 1993 में प्रभावी हुआ था। तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, एक संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भी है, ये संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन भी है 65/161। इसके माध्यम से 2011 से 2020 को तक संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया था। तो ये भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने थे। ठीक है, भारत में भी एक सेंटर है, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी के नाम से हमारे यहाँ पे जामनगर में गुजरात में एक सेंटर भी है। इसका उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा करना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारत ने भी जैव विविधता के मामले में काफी प्रयास किए हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण के लिए भी भारत में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है एक, और इसको UNCCD बोलते हैं, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय। ये भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो 1992 में ही साइन किया गया था, 1992 में ही आया था। इसका उद्देश्य है कि जो हम मरुस्थलीकरण से दुनिया को बचाना है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ और पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैव विविधता कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण होती है, कहाँ पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके लिए। तो जैव विविधता हर क्षेत्र हर जगह पे एक जैसी नहीं पाई जाती है। इसको जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता। जैव विविधता प्रवणता पर बात कर लेते हैं। एक जैसी नहीं पाई जाती है, इसी विचार को प्रवणता कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक क्षेत्र होता है, जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता, अनेक कारकों पर जैव विविधता निर्भर करती है। कहीं कम पाई जाती, कहीं ज्यादा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आप देखेंगे ये 0 डिग्री है, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में ये यहाँ पे उच्च जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा उच्च है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे ये इसके जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पाई जाती है जैव विविधता। फिर इसके बाद जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव तक जाते जाएंगे और या दक्षिणी ध्रुव के पास जाते जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जैव विविधता बटी हुई है। आप देखेंगे 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में सर्वाधिक जैव विविधता हमें प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ साल भर वर्षा होती है और तापमान भी उच्च रहता है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको अनुकूलतम बायोम कहा जाता है। अनुकूलतम बायोम की संज्ञा दी जाती है इसको। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती है। कैसे? ये समान नहीं है। ये जैव विविधता क्या होती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों से आगे बढ़ते जाएंगे जैव विविधता आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जैव विविधता बढ़ती जाती भूमध्य की तरफ। यानी इसका उल्टा कहें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैव विविधता कम होती जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये आपके लिए सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ जैव विविधता होती है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है, और सर्वाधिक निम्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक है निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों में की तुलना में निम्नतर जो घाटियां होती हैं इनमें जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे उच्च जैव विविधता यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि ये ध्रुवीय, ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, पर्वत, और फिर उसके बाद निम्न जैव विविधता आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि इसका क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हमें देखने को मिलती है। तो यही एक कारण है कि तापमान की कमी भी होती है। तो इस तरीके से हमें उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ जैव विविधता बढ़ती हुई प्रतीत होती है, मिलती है। इसी को जैव विविधता की प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, इस विचार को याद रखिएगा। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो केरल की जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, शांत घाटी, यहाँ पे जैव विविधता, प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है। ये केरल के पलक्कड़ जिले में है। 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ाई की एक घाटी है। इसकी जो अवस्थिति है 11 डिग्री अक्षांशों के पास है, तथा 76 डिग्री देशांतरों के मध्य मिलती है इसकी अवस्थिति। ठीक है, यह पश्चिमी घाट पर्वतों का हिस्सा है। शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर रखा है वर्तमान में, और इसको नेशनल पार्क भी घोषित किया गया है। तो ये केरल राज्य में है, तो याद रखेंगे। इसी तरह से फूलों की घाटी है उत्तराखंड में, यहाँ पे भी जैव विविधता पर्याप्त मिलती है। हिमालय पर्वत के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे जैव विविधता पर्याप्त मिलती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जैव विविधता का जो जैव विविधता पाई जाती है इसके भी ये भी अक्षांशों से संबंधित ही निर्भर होती है, अक्षांशों पर निर्भर होती है। तो हमने जैव विविधता के बारे में तमाम बात कर ली। इसके अतिरिक्त कुछ हॉट स्पॉट भी हैं जैव विविधता के, ये भी आप देख लीजिए। हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट क्या होते हैं? हॉट स्पॉट का अर्थ है जैव विविधता के ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जहां जातियों की पर्याप्त तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था 1988 में। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। हर जगह पाए जाते हैं हॉटस्पॉट। डिपेंड करता है कि वहां पे जैव विविधता कैसी है। भारत में 4 जैव विविधता क्षेत्र हैं। तो ये याद रखिएगा, जो पहला है ये पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा पश्चिमी घाट। तीसरा हो जाएगा भारत म्यांमार और सुंडालैंड की सीमा, सुंडालैंड। ठीक है, और इसके बाद चौथा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत म्यांमार सीमा तक सुंडालैंड का ही भाग है। तो इस तरीके से 4 भाग में जोन है जो हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है इसके द्वारा जैव विविधता संबंधित हॉट स्पॉट की सूची जारी की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये याद रखिएगा आप, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसके द्वारा जैव विविधता संबंधित हॉटस्पॉट की सूची जारी की जाती है। विश्व में लगभग 36 जो स्थल हैं ये हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध है। हालांकि इनकी संख्या बढ़ती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नामोल्लेख इसमें किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है, 36 हॉटस्पॉट लगभग पूरी दुनिया में है। ये बढ़ भी सकती है, इसको करंट अफेयर से आपको अपडेट करना पड़ेगा समय के साथ। कंजर्वेशन इंटरनेशनल की हमें साइट पे ये सारे हॉटस्पॉट मिल जाते हैं। ठीक है, भारत एक, जैसा कि हम जानते हैं, एक विशाल देश है, जैव विविधता को प्रदर्शित करता है और भारत में 18 विशाल विविध मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6% है, पक्षियों की 12.6% और सरीसृपों की 6.2% और उभयचरों की 4.4% आबादी पाई जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे भारत भी एक बहुत विशाल विविधता वाला देश है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए हम कंजर्वेशन के बाद हम ह्रास के अगर कारणों को देख लें, जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण तो है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना ही सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा विदेशी जातियों का आगमन हो जाता है। तो जैव विविधता के खतरे के रूप में, ह्रास के रूप में 4 कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें आवास हो जाएगा, दूसरा कारण होता है वैश्विक तापमान का बढ़ना, तापमान लगातार बढ़ रहा है, जातियों का विलोपन हो जाता है, जातियां ही समाप्त हो जाती है, इसमें नैसर्गिक विलोपन होता है, समूह विलोपन होता है, इसमें होता है विदेशी जातियों का पुनर्वास, यानी विदेशी जातियां भी कई बार स्थानीय जातियों को समाप्त कर देती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी जगह से जातियों की समाप्ति का। ठीक है, इसके अलावा जो आप जानते हैं कुछ रसायन संबंधी कारण भी होते हैं। इसमें मानव रूपी बहुत कारण तो महत्वपूर्ण है ही, आप जानते हैं, जैसे कि वनाग्नि का लगना। इसके अलावा DDT जैसे कीटनाशी खाद्य श्रृंखला द्वारा पक्षियों में पहुंच जाते हैं और उसके जो अंडे होते हैं उनके समय से पहले फूट जाते हैं, ऐसे पक्षियों की संख्या लगातार कम होती रहती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आपके पास कि जिस तरीके से बाज गिद्ध जो हुआ करते थे उनकी जो संख्या थी वो लगातार खत्म होती गई मानवीय रसायनों के कारण, दवाइयों के कारण। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्ट को खत्म करने के लिए बहुत सारी हम ऐसी चीजों का उपयोग करते हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। संरक्षण के लिए भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, हम इनकी चर्चा आगे करेंगे और बेहद रूप से इन पर बात करेंगे। ठीक है, हम आगे चल के आर्द्र भूमियों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्द्र भूमियां बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं जैव विविधता का। ठीक है, तो हम आर्द्र भूमियों पर चर्चा करेंगे, भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की, इन सब की हम आगे चल के बात करेंगे। आइए प्रदूषण को समझ लेते हैं। प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण के बारे में आपको समझना आवश्यक है। तो प्रदूषण को परिभाषा ऐसे किया जाता है, चाहे वो वायु हो, स्थल हो या कोई भी तत्व हो, उसमें अवांछित तत्वों का आना प्रदूषण की श्रेणी में आता है। अवांछित परिवर्तन किसी भी चीज में, जिसको हम चाहें ना कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए किसी चीज में, चाहे वो जल हो, वायु हो या स्थल हो, उसको क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। तो प्रदूषण की आप ये परिभाषा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल परिभाषा है। भारत में इसके लिए बहुत सारे संरक्षण भी किए गए हैं, एक्ट लाए गए हैं, जैसे कि जल से संरक्षण के लिए के संरक्षण के लिए एक्ट लाया गया है, इसी तरीके से वायु के लिए भी लाया गया है। तो बहुत अन्य सारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है हमारे देश में। तो इस तरीके से बहुत सारे संरक्षण अधिनियम भी हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं इन सारे एक्ट को, जिससे हमें बेहतर क्लैरिटी प्राप्त हो सके कि आखिर क्या होता है प्रदूषण। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो एक शब्द होता है यहाँ पे प्रदूषक। तो प्रदूषक शब्द आपको पता होना चाहिए। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उनको प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट इनको बोला जाता है इंग्लिश में। तो प्रदूषण और प्रदूषक 2 शब्द होते हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, गैसीय, जैसे कि भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण होता है, गैसीय, धूल, ताप, ध्वनि, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। इसके अलावा पर्यावरण के भाग के आधार पर होता है वायु, जल, भूमि प्रदूषण। इस तरीके से उत्पत्ति के अनुसार प्राकृतिक मानवोद्भवी प्रदूषण होता है जो मानव फैलाता है। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर जैव निम्नीकरण प्रदूषण होता है, जैव निम्नीकरण सहित प्रदूषण होता है, जिसमें प्लास्टिक, DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड इत्यादि का उपयोग बहुत ज्यादा। तो ये सब प्रदूषण के कारण होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैव विघटित प्रदूषण भी होता है, जिनमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों, जीवाणु आदि के द्वारा प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिया जाना, जैव निम्नीकरण प्रदूषण भी होता है। तो आइए पहले वायु प्रदूषण को देख लेते हैं।
तो पर्यावरण के भाग के आधार पर प्रदूषण हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, वायु, जल और भूमि। तो वायु प्रदूषण के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। कई सारे कारण हैं इसके। पहली बात तो प्रकाश स्मॉग का मिलना, वनाग्नि लगना, इसके अलावा मानव जनित स्रोतों में धूम्र हो गया, गैस और कड़कीय पदार्थ हो गया। हमने उदाहरण पे पहले ही बात की थी, जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो उत्सर्जन हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो लगातार प्रदूषण फैलाती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण में शामिल करते हैं इनको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे लगातार वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी अवधारणा है जो लगातार हमारे इस दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें वायु प्रदूषकों में कुछ प्राथमिक प्रदूषक भी होते हैं, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। ये सब प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों साधारण वातावरणीय पदार्थों के साथ क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। इसमें द्वितीयक भी होते हैं, जिसमें ओजोन शामिल हो जाएगा, इसमें पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इत्यादि शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। तो इसमें ओजोन और स्मॉग ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो हम सब ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्लाई ऐश भी आजकल एक बहुत ज्यादा मात्रा में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं इनसे फ्लाई ऐश निकलती है, ये भी एक तरीके से द्वितीय प्रदूषक में शामिल होती है। और आप आगे चल के देखते हैं तो अम्ल वर्षा के रूप में अम्ल वर्षा भी एक तरीके से इन प्रदूषकों के कारण होती है, क्योंकि आप जानते हैं लगातार जो हमारा वायुमंडल होता है इसमें ऐसी गैसें मिलती हैं जो पानी के साथ मिलती हैं, अम्ल वर्षा करती हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है, ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से कम हो, तो इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित CO2 वर्षा के साथ जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। यह कार्बनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है और इस तरीके से अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अम्ल यही जो कार्बनिक अम्ल होता है जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है। और अम्ल का जमाव पृथ्वी पर होता है, 2 प्रकार से होता है, आर्द्र जमाव होता है, शुष्क जमाव होता है। आर्द्र जमाव यानी वर्षा कोहरा के रूप में, और शुष्क जमाव होता है वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों के द्वारा, अम्लीय गैसों के द्वारा। तो इस तरीके से अम्ल वर्षा प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो ये आप सब याद रखेंगे। ठीक है, तो अम्लीय गैस कौन कौन सी हो गई, अम्लीय गैस इसके कई सारे प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है और भी अन्य तत्व होते हैं, तो ये सब महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण क्या होता है, जल में किसी अवांछित तत्व का मिलना जल प्रदूषण के रूप में काउंट किया जाता है। आप देखेंगे ये एक व्यापक समस्या बनी हुई है और लगातार जीवों पर बहुत गलत प्रभाव डाल रही है। जल में जब जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं और यही एक जल प्रदूषण है, क्योंकि इससे आप देखेंगे जल में बहुत सारे ऐसे जंतु हो जाते हैं जो जल को गंदा करने लगते हैं। आइए इसको और समझ लेते हैं हम। इससे क्या होता है, O2 की कमी हो जाती है जल में। साथ में इसमें कुछ शब्द चलते हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूट्रोफिकेशन, ये क्या होता है, ये जल प्रदूषण से संबंधित होता है यूट्रोफिकेशन। इसमें जल में अप्राकृत रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा जब बढ़ने लगती है। एक होता है BOD, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई होती है। कार्बनिक और कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है जल बहुत ज्यादा प्रदूषण है। जिसको ऐसे नापते हैं, BOD समानुपाती 1/DO यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो अगर BOD ज्यादा है तो इसका मतलब जल बहुत ज्यादा गंदा है और DO की मात्रा अगर ज्यादा है तो इसका मतलब जल शुद्ध है। ठीक है, जहां BOD उच्च होगा तो DO निम्न होगा ही होगा। DO मतलब घुलित ऑक्सीजन और BOD मतलब इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इसको क्या कहेंगे हम, ये जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है और इसमें ये क्या है, जल प्रदूषण को बताती है ये यूनिट। ठीक है, ये BOD को
आप याद रखिएगा। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य पाई जाती है। ये प्रश्न भी बन चुका है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला दूसरा अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। आजकल आर्सेनिक बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। आर्सेनिक से हम जानते हैं ब्लैक फुट, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि बीमारियां भी हो रही हैं। ये हमारी बहुत सारी नदियों में लगातार आर्सेनिक बहुत बड़ा प्रदूषक बना हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और लगातार बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। इस तरह समुद्री प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण प्रदूषण है, क्योंकि हम जानते हैं CO2 के लिए समुद्रिक भंडार गृह की कार्य करते हैं। CO2 के भंडार गृह की कार्य करते हैं, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रदूषण है। मिट्टी का प्रदूषण ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं लगातार मिट्टी में ऐसे तत्व मिलते जा रहे हैं जिससे इसकी पोषक तत्व और उर्वरता भी घटती जा रही है। साथ में वनों का ह्रास होना मिट्टी प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा दूसरा जिम्मेदार कारक है। नॉइज प्रदूषण की बात करें तो आप जानते हैं नॉइज प्रदूषण क्या होता है। किसी वस्तु में उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो शोर कहते हैं। और तेज ध्वनि का वातावरण में विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो इसकी इकाई डेसिबल के में नापी जाती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। तो आइए इसको देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को पत्तियों की सरसराहट को कितने डेसिबल होती है, ये 20 डेसिबल में मापी जाती है। और इसी तरीके से 20 डेसिबल में मापी जाती है पत्तियों की सरसराहट। और जो रॉकेट इंजन होता है इसकी जो ध्वनि होती है 180 डेसिबल मापी जाती है। इससे हम क्या बताने का प्रयास किया हमने, इससे बताने का हमने प्रयास किया कि ध्वनि प्रदूषण में आप डेसिबल के हिसाब से इसी गति को मापा जाता है, ठीक है। जो सामान्य बातचीत की ध्वनि होती है, ये क्या होती है, बातचीत की ध्वनि ये होती है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल। शांत कार्यालय की ध्वनि होती है 40 डेसिबल। तो इस तरीके से आप ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। इसको हमने देखा। एक यहाँ पे शब्द चलता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण भी हमने बात कर ली। मृदा प्रदूषण संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं। तो हम जानते हैं मृदा के लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भी अन्य प्रदूषण, इसके लिए ये भी तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। तो अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। उर्वरक, क्योंकि हम जानते हैं भारत में जो उर्वरक है बहुत ज्यादा अनियंत्रित मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इससे जल का भी बहुत ज्यादा ह्रास होता है खाद्य उर्वरकों की वजह से, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उर्वरक हमारे देश में उपयोग करते हैं और सबसे ज्यादा तो उर्वरक यूज करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश में। तो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और आप देखते हैं ये लगातार बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं मृदा पर। नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक अनुपम वर्मा समिति की रिपोर्ट को देखें जो मृदा से संबंधित है, मृदा प्रदूषण से संबंधित है, तो इस 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें इन 18 कीटनाशकों में 1 से 12 को तत्काल प्रभाव से और 6 को बाद में प्रतिबंधित किया था। ये हैं बेनेमॉइल, कार्बोइल, डाइजिनोइल, फेनामेरॉइल और इस तरीके से सोडियम साइनाइड। इस तरीके से ये मृदा प्रदूषण बहुत सारे ये प्रदूषक थे, इनको बैन कर दिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने मृदा प्रदूषण को समझा। क्लाइमेट चेंज को हम जानते हैं, क्लाइमेट चेंज को अगले टॉपिक में हम अच्छे से कवर करेंगे। बाकी आप जानते हैं जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है और ये लगातार बहुत बढ़ता जा रहा है। हमने पेरिस सम्मेलन किया, हाल फिलहाल में ग्लासगो सम्मेलन में 2021 में एक लक्ष्य लिया हमने कि हम 2047 तक, 2070 तक बिल्कुल नेट जीरो उत्पन्न करना है, यानी 1% भी कार्बन की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। इससे क्या है, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती रही तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ता जाएगा। इससे पृथ्वी गर्म होती जाएगी। अगर पृथ्वी गर्म होती गई तो इससे यहाँ पे जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, पशु पौधे खत्म होते जाएंगे, जैव विविधता समाप्त हो जाएगी। तो जो क्लाइमेट चेंज है बहुत बड़ा टॉपिक है, हम अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अन्य लेक्चर में। नमस्कार।